नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे आता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 13 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाए तृतीय अनुपाती तो क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्या है, दूसरी संख्या है, इसे आपको डबल करना है। और ये 18 क्या है, पहली संख्या है, इससे आपको भाग देना है। तो क्वेश्चन करेंगे, इनकी 72 को आप डबल करेंगे, 72 इंटू 72 करना है। और 18 आपको नीचे लाना है कि 18 से क्या करना है, भाग देना है। अब इन्हें काट लो आप। देखिए 18 एकम 18 और 18 चौक 72, ये गया 4 बार। अब 4 की और 72 की आप गुणा कर लो तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी कि ये आया आपका 288। 288 कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित करता है। यदि वह एक बरस यानी कि एक बरस बाद 20,250 के ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन मतलब कहना क्या है, कोई राशि है, यानी कि आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए जो समय है वो है एक बरस, और जो दर है हमारी वो है 9%, और जो ब्याज दिया गया है वो दिया है 20,250। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। तो ये यहाँ दी गई दर दी गई आपको 9% दी गई है। तो आप देखिए 9 से कौन सी 9 सब की जो भाज्यता होती है, यानी कि संख्याओं का योग, और 9 से भाज्य है तो वो संख्या क्या होती है, पूरी तरह से 9 से विभाज्य होती है। तो हम चेक करते हैं कि 9 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है। तो ये तो यहाँ क्या है, हमें 2 मिल रहा है, यानी कि यहाँ संख्या को जो योग करेंगे यानी कि सम करेंगे तो यहाँ 2 मिल रहा है, यानी कि 2 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और ये देखिए 2 7 9 और 9 और 5, 2 7 9 5 14, यानी कि इसका सम करा तो ये मिला 14, और 14 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, 2 और 2 4 और 4 5 9, यानी कि यहाँ से सम मिल रहा है 9 संख्याओं का। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, देखिए 2 और 5 7, यानी कि यहाँ से सम मिला हमें 7। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, लेकिन आपको बता दूं, इतना करने के लिए आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से भी आना चाहिए। जब आपका बेसिक तरीका अच्छा होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए आप बेसिक तरीके से, क्योंकि हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो साधारण ब्याज बराबर होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100, और प्रिंसिपल हमें दिया नहीं गया है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। और ये साधारण ब्याज है वो कितना दिया है, 20,250, यानी कि 20,250 बराबर प्रिंसिपल दिया नहीं गया है, और इस दर दी गई है वो दी गई 9%, और समय है एक बरस, और बटे में 100। अब इसे आप काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे काटेंगे, देखिए अब ये 9 से जाएगा 9 एकम 9, और ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और बचा 2, फिर 9 दूनी 18, 18 आपका बचेगा 4, और 9 पंजे 45, और ये आपका एक जीरो ये है और 2 जीरो ये है, तो ये 3 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। और ये कहाँ दिया गया आपको, ये दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन को बेसिक करने का तरीका। देखिए ये तरीका आपको आना चाहिए। जब आपको यह तरीका पता होगा तो आपको ये सब इतना नहीं करना है, आपको बस शॉर्ट तरीका बनाया, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया उस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्योंकि मान लिया कल को आपको 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन मिल गए तो आपको बेसिक तरीका देखना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको एक ही से काम चल जाएगा, एक ही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
ए और बी की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो क्या है, 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए जो अनुपात दिया गया है, ए की पहले क्या है, ए है, तो ए का अनुपात कितना होगा, 3 होगा। फिर क्या है, बी है, बी का अनुपात क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए का अनुपात क्या है, 3 है, लेकिन ये है 5 वर्ष बाद, ये क्या है 5 वर्ष बाद। तो और हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु ए की, तो हम ऑप्शन में 5 जोड़ लेंगे और हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। तो हम ऑप्शन में 5 जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11, और 11 में हम 5 प्लस करेंगे, देखिए 11 में हम प्लस 5 करेंगे तो ये बनेगा 16, और 16 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें भी 19 में हम 5 जोड़ेंगे, 19 5 होता है 24, 24 बने, और ये 3 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। या 39 में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 39 में 5 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 44, और 44 आपका 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ 29 दिया है, 29 में हम 5 प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपका 34, 34 बनेगा, और ये भी 34 भी आपका 3 से नहीं कटता, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए हमारा आंसर सेकंडों में निकल आया है ऑप्शन नंबर बी, 19 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु के 19 वर्ष। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको इस क्वेश्चन बहुत देर में होगा, और जब तक आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे, ठीक है, और जो हमसे पढ़ रहा है लगातार, वो इस क्वेश्चन को करके बहुत ही आगे निकल चुका होगा आपसे। अब आपको अगर मैथ में पूरे नंबर लाना है तो आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा स्मार्ट तरीके से सिखाता हूँ क्वेश्चन करने का। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कल को 3 से कटने वाले अगर 2 ऑप्शन मिलेगा तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तब भी आपको बेसिक तरीके से नहीं करना है क्वेश्चन, फिर भी आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए कल को अगर हमें 2 ऑप्शन मिले कटने वाले 3 से, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें दिया है ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग दिया गया है वो दिया 30 वर्ष, और जो अनुपात दिया गया है, जो हमें अनुपात दिया गया है वो दिया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद दिया है। तो देखिए 2 लोग हमारे पास ए है और बी है, तो हम 5 ए में जोड़ेंगे और 5 बी में जोड़ेंगे, तो जो हमारा 30 है, यानी कि 5 ए के हो गए 5 बी के हो गए, तो 30 में हम 10 और जोड़ देंगे, यानी कि 30 में हम 10 प्लस और कर देंगे। तो ये जो हमारा अब जो कि योग आया वो आया हमारा 5 वर्ष बाद। जो योग आएगा यानी 30 और 10 ये 40 आया। 40 जो योग आया है वो आया हमारा 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद में आया। अब क्या करना है, हमें अनुपात का योग करना है। अनुपात का 3 और 2 का योग करेंगे, 3 और 2 का, तो ये हो जाएगा 5, 5 से इसमें भाग देना है। जब 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना कई बार कटेगा, ये कटेगा 5 8 40, यानी कि 8 बार कट गया, 8 बार कट गया। तो ए का अनुपात कितना है, ए का है 3 अनुपात। अब 8 गुणा कर देंगे 3 से, 8 गुणा करेंगे 3 से, यानी कि 3 अट्ठे होता है 24, यानी कि ए की आयु आ गई 24 वर्ष, ए की आयु आ गई 24 वर्ष। लेकिन ये कब की आई है, जो ए की आयु आई है वो आई है 5 वर्ष के बाद में, इनकी जो 24 वर्ष आई है वो आई है 5 वर्ष के बाद में। और लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान, इनकी ए की जो आयु पूछ रहा है वो पूछ रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम 24 में से, इनकी जो 24 आया, 24 में से 5 माइनस कर देंगे, इनकी 24 में से हम 5 माइनस करेंगे, 24 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 में से 5 जाएगा 19 वर्ष, यानी कि 19 वर्ष। और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हैं। कल को आपको 3 से कटने वाले वाला ऑप्शन मिले तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, वरना आपको जस्ट पहले वाला तरीका बनाना है, सेकंडों में क्वेश्चन बनाना है। आप और देखिए आप औरों से अलग बनिए, ना कि औरों की तरह बने रहो आप। अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो आपको हर तरीका वो सीखना होगा जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 संख्याओं का माध्य क्या है, 44 है, और पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है। तो आपसे बोला छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कभी बेसिक तरीके से नहीं करना है, मैं आपको एक स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है। जब आप भीड़ से अलग बनेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। देखिए आपसे कह रहे हैं कि पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है, वो है 39, यानी कि पहली 6 संख्याओं का माध्य है 39, 39 लिख दिया। और फिर आपसे कह रहे हैं कि अंतिम 6 संख्याओं का माध्य क्या है, वो है 48,
अंतिम 6 संख्याओं का माध्य क्या है, वो है 48। और देखिए जो हमारी 11 संख्या उनका माध्य कितना है, वो है 44। नहीं, 11 संख्याओं का माध्य कितना है, 44 है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से देखिए। अब आप ये बताओ, जो आपका जो 39 है 44 से कितना कम है, 39 जो 39 है वो 44 से कितना कम है, आप कहेंगे ये है 5 कम, 5 कम है। यानी कि जो आपका 39 है वो 44 से कितना कम है, वो है 5 कम। तो आप क्या करेंगे, तो 5 की गुणा कर देंगे 6 में, लेकिन ये 6 दिए गए तो इसमें गुणा कर देंगे 5 की, तो 6 पंजे हो जाएगा 30। लेकिन ये क्या 30 आया है माइनस का, ये 30 है माइनस का, 30 आया माइनस का। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे हम, अब जो है 44 से 48 कितना ज्यादा है, 44 से 48 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 4 ज्यादा है। किसका, प्लस का ज्यादा है, यानी कि प्लस का 4 ज्यादा है। तो आप इस 4 की गुणा कर देंगे, इस 4 की गुणा करेंगे 6 के साथ में, यानी कि 6 इंटू 4 करेंगे, तो ये जाएगा 6 चौक 24। लेकिन ये है प्लस का, अब ये है प्लस का। तो देखिए जो हमारे पास आया ये 24 क्या है, प्लस का है, और ये 30 है, ये क्या है, माइनस का 30 है। तो देखिए हम इनमें से निकालेंगे, -30 में से प्लस का 24 जाएगा, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे, -30 में से प्लस 24 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में माइनस का बचेगा 6, माइनस का बचेगा 6। और जो सभी संख्याओं का यानी 11 संख्याओं का माध्य कितना है, वो 44 है। ये माध्य क्या है, 44 है। तो 44 में से हम 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि 44 में से हम -6 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 44 में 6 जाएगा 38 बचेगा। यानी कि राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, इस तरह से क्या होगा, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। और वैसे आप क्वेश्चन को बनाने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। और मान लिया आपके पास ये जो माइनस का 6 है और कल को ये प्लस में आ जाए, ये आपको प्लस में मिले, तो आप ये 44 दिया गया है, यानी कि ये सभी संख्याओं का माध्य 44 हो, इसमें आप जोड़ देंगे। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा आ रहा है माइनस में, तो हमने 44 में से अभी -6 कर दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया 38। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष कार्य को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, यानी कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा जब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। देखिए जो ए है वो कार्य करता है 60 दिनों में, लेकिन उसने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में काम कितना करा होगा, 15/60। अब इसे काटेंगे हम, 15 एकम 15 और 15 चौका 60। देखिए टोटल कार्य था हमारे पास 4 था, टोटल कार्य था 4, और ए ने क्या करा, एक काम कर दिया। टोटल कार्य था हमारा 4, ए ने कर दिया एक काम, तो बचेगा कितना, 4 में से एक काम हो गया तो बचेगा कितना, बचा काम 3। और ये 3 काम कितने दिनों में कराए ए ने, वो सॉरी फिर कराए बी ने, यानी 3 काम जो बचा, शेष कार्य किसने कराया, तो शेष कार्य बच रहा है 3, और 3 काम किसने करा, वो बी ने कराया। कितने दिन में कराया, 30 दिन में कराया, 30 दिन में कराया। तो 30 का ये कितना गुना होगा, तो 3 का ये 30 होगा 10 गुना, यानी कि इसका होगा ये 10 गुना। टोटल कार्य हमारे पास कितना है, टोटल कार्य है 4, तो 30 को हम गुणा कर देंगे 4 से, यानी कि 30 इंटू सॉरी ये 10 आया, ठीक है। 10 को गुणा करेंगे हम 4 से, तो जो बी टोटल कार्य कितना है, 4 है, तो बी टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, वो करेगा 4 इंटू 10, यानी कि बी करेगा 40 दिन में। बी जो काम पूरा कार्य करेगा 40 दिन में। देखिए जो ए है वो काम कर रहा है 60 दिन में पूरा कार्य, और बी कर रहा है अब 40 दिन में पूरा कार्य। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो ए कर रहे हैं आपका काम पूरा 60 दिन में, यानी कि 60 गुणे, और बी कर रहे हैं आपका 40 दिन में पूरा कार्य, तो 40, और बटे में क्या करना है, इनको जोड़ के लिख देना है, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो जोड़ देना है। 60 और 40 ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे काट लो, देखिए 0 से इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और ये 6 चौक 24, ये है 24, यानी कि वो कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, वो करेंगे 24 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है और स्थिर जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए यह क्वेश्चन मिल रहा है 37, ये क्या है किलोमीटर में है, ये क्या है दूरी है, 37 किलोमीटर क्या है दूरी है, और ये 37 क्या है, 37 एक अभाज्य संख्या है, 37 क्या है एक अभाज्य संख्या है। और 37 जो होता है अभाज्य संख्या जो होती है वो एक से कटेगी, जैसे 37 क्या है जो हमारी एक अभाज्य संख्या है, अब ये या तो एक से कटेगी या फिर आपकी 37 से ही कटेगी, और किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपका 37 बनने होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका। तो कैसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ नीचे 3 है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए नीचे 3 और 4 को गुणा करेंगे, 4 3 12 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 4 3 12 और 1 13। देखिए यहाँ से मिला 13, यहाँ की 37 नहीं बनना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए 9 चौक 36 और एक ऊपर वाला जोड़ेंगे, 9 चौक 36 और 1 37, यानी कि आपको यहाँ से 37 मिल जाए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है। देखिए किसी और ऑप्शन में 37 नहीं बनने होगा, किसी और ऑप्शन में 37 नहीं बनने होगा। किसी और ऑप्शन में 37 नहीं बनने होगा। इसका राइट आंसर हुआ है वो बी हुआ। देखिए यहाँ देखिए 4 चौक 16 और ऊपर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, यहाँ से मिला 17, 17 देखिए 37 नहीं बना, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। 4 एकम 4 और 1 3 7, यहाँ से 7 बनने, यहाँ भी 37 नहीं है, यानी कि ये भी कट गया। देखिए ये तो आप तब करना है जब आपको बेसिक तरीका आता हो क्वेश्चन करने का। अगर आपको बेसिक आता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बना लेना। अब देखिए कुछ लोगों को बेसिक नहीं आता तो वो लोग बेसिक कैसे सीखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक तरीके से। यहाँ दिया आपको जो जल धारा की चाल है वो क्या है 3 किलोमीटर, और आदमी की चाल क्या है वो 6 किलोमीटर है। और आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में जाना है 37 किलोमीटर की दूरी, तो आपको बताना है समय, समय बताना है। देखिए जब धारा आपकी इस दिशा में बह रही है और आपका आदमी भी इसी दिशा में जाएगा तो जो उनकी चालें होंगी कि वो हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। और मान लिया धारा इस दिशा में बह रही है और धारा इस दिशा में थी और आदमी इस दिशा में जा रहा है तो उनकी चालें क्या होती हैं, चालें होती हैं माइनस हो जाती हैं। लेकिन हमें जाना है धारा भी, इस क्वेश्चन में धारा भी इस दिशा में बह रही है और आदमी भी इस दिशा में जा रहा है और जो दूरी है वो है 37 किलोमीटर, तो इनकी चालें प्लस हो जाएंगी और हमें निकालना है समय। तो ये समय बराबर होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो देखिए धारा की चाल कितनी है, दूरी कितनी है हमारी 37 किलोमीटर, 37 बटे, और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर, और आदमी की चाल कितनी है 6 किलोमीटर, और धारा की दिशा में दोनों जाना तो इनकी चालें कितनी जुड़ जाएंगी, 3 और 6 हो जाएगा 9। अब देखिए 9 से 37 भाग देंगे, 9 चौक 36 बच्चा 1 और बटे में 9, यानी कि ये आपका आंसर है। ये कहाँ बना है, ये बना है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए अगर आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट ही करना है जैसे मैंने जस्ट अभी पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति आवर है। ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन जो कैसे कह रहा है, ए ये है और बी क्या है यहाँ पर है, और इनके बीच की दूरी क्या है वो है 240 किलोमीटर, ये है 240 किलोमीटर। तो ए चलेगा इस दिशा से और बी चलेगा इस दिशा से, तो ये बीच में कहीं पर ही मिलेंगे, यानी कि बीच में कहीं मिलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है वो जब वो मिलेंगे तो उस समय क्या हो रहा होगा, आपको बताना है समय। और देखिए जो ए और बी का जो अनुपात दिया गया है, ए और बी का अनुपात दिया है वो, यानी कि ए का अनुपात दिया गया है 5, ए का अनुपात है 5 और बी का अनुपात क्या है वो है 7, बी का अनुपात है 7, ये इनके अनुपात दिए गए। तो ये आगे क्वेश्चन कह रहा है जो, और ये जो अनुपात दिए, ये दिया गया चालों का अनुपात, ये है चालों का अनुपात,
और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी की चाल क्या है, वो है 84 किलोमीटर प्रति आवर। माना हमने बी की चाल के अनुपात में कितनी है, 7 है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं है, वो कितनी है, वो है 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर, तो इसकी कितनी गुना हुई 7 की, ये हुई 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि इसकी होगी 12 गुना। तो आप निकालना है हमें ए की चाल, और ए की चाल का अनुपात कितना है, वो है 5। तो हम 5 को गुणा कर देंगे 12 से, 5 को गुणा करेंगे 12 से, 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, यानी कि जो ए की चाल आ गई वो आ गई 60 किलोमीटर। ए की चाल आ गई 60 किलोमीटर, ए की 60 आ गई, और बी की चाल कितनी है, वो है 84 किलोमीटर। बी की है 84 किलोमीटर। तो ये जब अब जस्ट पहले मैंने अभी बताया था, वो जब एक दूसरी तरफ चलेंगे, यानी कि आपका ए चलेगा इस तरफ और आपका बी चलेगा भी इस तरफ, तो इनकी चालें क्या होंगी, चालें प्लस हो जाएंगी, इनकी चालें प्लस हो जाएंगी। चालें क्या प्लस हो जाएंगी, और ये जाते एक ही दिशा में, जैसे मान लिया इस तरह जाते हैं दोनों एक दिशा में, तो इनकी चालें क्या होती माइनस हो जाती, तो चालें क्या हो जाती, माइनस हो जाती। जबकि आपका जल धारा में इसके विपरीत होता है, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी है, देखिए हमसे पूछ रहा है समय, हमसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर होता है, अभी बताया था मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, वो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितनी है, वो है 240 किलोमीटर, यानी कि 240 और 40 जुड़ जाएंगी, इनके 60 को जोड़ेंगे और 84 जोड़ेंगे आप, 60 और 84 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144, 144। ये क्या है, देखिए घंटे में और किलोमीटर में, लेकिन देखिए ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है मिनट में, ऑप्शन पूछ रहा है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, क्यों हमें मिनट में इसमें कन्वर्ट करना है। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें गुणा करेंगे 60 से, 60 से गुणा कर देंगे। तो इसे काट लो, देखिए आप जब इसे काटेंगे तो ये 12 से जाएगा 20 बार में, और 12 से 144 जाएगा 12 बार में, 12 बार में होता है 144। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 से 12 कम 12, और 12 से 60 जाएगा 5 बार में, 5 बार में गया। अब देखिए आप गुणा आपके पास बचा, यहाँ 20 बचा और यहाँ 5 बचा, तो 20 की और 5 गुणा करेंगे, 20 पंजे होता है 100, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 100 मिनट। और ये क्या दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 दी, इस क्वेश्चन आपसे कह रही थी यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस बनने आवे, और देखिए यहाँ क्या है x और यहाँ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो हमको इस वाली जो वैल्यू दी गई है, जो यहाँ पर, यहाँ कल को कोई भी वैल्यू हो सकती है, कल को यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमको करना क्या है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, आपका आंसर ले जाएंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, आपका राइट आंसर जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, इनकी 9 और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, इनकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 7। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि बिंदु ए मतलब ये दिए गए, बी के ये दिए गए और सी के ये दिए गए, तो ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो हैं, तो हमको बताना है कि जो इसके शीर्ष हैं वो किस तरह के होंगे, यानी समद्विबाहु होंगे, समकोण होंगे, समबाहु होंगे या विषमबाहु होंगे, आपको ये बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का वो तरीका बताऊँ कैसे करना है। आपको लिखना है, पहले हम निकालेंगे ए बी का, हम ए बी का निकालेंगे, ए बी तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेंगे ए को और यहाँ से लेंगे हम बी को। देखिए पहले में करेंगे, जैसे यहाँ क्या है, पहले में एक है और यहाँ पहले में क्या है 3 है, तो हम बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी में से हम छोटी घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो ये आएगा आपका रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ रूट लाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी रूट के अंदर जाएगा 4 प्लस, अब ये करना है आपको, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 4 है, तो बड़ी संख्या में छोटे घटाएंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4, तो ये आपका जो आएगा ए बी हो जाएगा √8, ये हो जाएगा √8, यानी कि आपकी ए बी वाली भुजा आ गई, वो आ गई 8। अब आपको निकालना है बी सी, अब निकालना है बी सी,
तो BC कैसे निकालेंगे? देखिए तो आपको BC यहां से लेंगे, यानी कि BC आप यहां से लेंगे, B यहां से लेंगे और C यहां से लेंगे। तो हम कैसे करना? देखिए पहली वाली को पहले वाले से, यहाँ पहले में क्या है 3 और दूसरे में क्या है 4 है, तो 4 में से एक जाएगा, सॉरी 4 में से पहले क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, क्योंकि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाएंगे। 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1, और ये होगा आपका रूट के अंदर। 4 में से 3 जाएंगे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, प्लस और फिर क्या है 4 है, 4 है और इधर क्या है 1 है। इनके बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, इनके 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 9 10, यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 10। ये आ गई, आगे भुजा BC आ गई। अब निकालना है आपको CA वाली भुजा निकालना है। तो रूट, अब आपको करना क्या है, देखिए अब देखिए आपको यहाँ से A लेना है और यहाँ से C लेना है। तो पहली वाली में पहले क्या है 1 है और बाद में यहाँ क्या है पहले 4 है। अब 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस और फिर बाद में क्या देखिए आपका यहाँ 2 है और यहाँ लास्ट में क्या है 1 है। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 और 1 10, ये आएगा रूट के अंदर 10 आ गया। तो देखिए आपकी दो भुजा बराबर आ गई, यानी कि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी आपका रूट 10 है, यहाँ भी रूट 10 है, यानी कि दो भुजा बराबर है और ये वाली भुजा अलग है, यानी कि दो भुजा बराबर है, एक भुजा विषम है। तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सम माने बराबर और दी माने दो, यहाँ लिखा है दी, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है ये दी का मतलब होता है दो, और बाहु यानी सम का मतलब सम, और दी का मतलब दो, यानी कि सम बाहु, समद्विबाहु, इनकी समद्विबाहु इसे कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इनकी इसकी क्या है, दो भुजा बराबर आ गई, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मान लिया देखिए कल को आपको जो याद है समकोण, तो समकोण त्रिभुज कैसे चेक करते हैं? समकोण त्रिभुज यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, समकोण कैसे चेक करेंगे? जैसे त्रिफलेट बनती है, ठीक है, त्रिफलेट होती है 3 4 और 5, इस तरह की त्रिफलेट होती है, एक होती है 5 12 13, इनकी बहुत सारी त्रिफलेट होती हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि पहली दो भुजाओं का वर्ग करेंगे तो तीसरी भुजा का वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 3 का होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, 9 प्लस और 4 का होता है 16, 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 9 और 16 25, और 25 बराबर, यानी कि 25 25 बराबर। जब पहली दो भुजाओं का वर्ग करेंगे और तीसरी भुजा का वर्ग करेंगे तो उनका वर्ग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तब उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए हम चेक करते हैं, अब यहाँ दिया ऑप्शन नंबर सी में दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर है। जैसे मान लिया पहली भुजा 2 है तो दूसरी भी 2 होगी, तीसरी भुजा 2 होगी। इससे जब भुजा तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और आपका ये बचा लास्ट में डी वाला ऑप्शन नंबर बी, विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है, सभी भुजाएं विषम होती हैं। जैसे मान लिया पहली भुजा 2 हो गई, तीसरी भुजा 5 हो गई, सॉरी दूसरी भुजा 5 हो गई, तीसरी भुजा 7 हो गई, यानी कि क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। पहली भुजा 2, दूसरी 5 और तीसरी 7। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि उनमें कोई संबंध ना हो, तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, तो वो बनता है विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि अब मैंने चारों समझा दिए, कल को इससे कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को और पक्का कर लूँ, तो आप इस वीडियो को बैक करना और दोबारा फिर देख लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पक्का करना बहुत जरूरी है। आप ग्रुप डी के हों चाहे रेलवे वाले, यानी कि एनटीपीसी तैयारी कर रहे हो या रेलवे कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 10,
इस क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्या है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन में समझाया था आपको विषम बाहु त्रिभुज, इसे बताया। जस्ट देखिए ये बन गया क्वेश्चन। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 10 है, यानी कि ये तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो इसे होगा, इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो हम देखिए क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं देगा विषम बाहु त्रिभुज, हमसे डायरेक्ट कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन हमें इस तरह की जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज कौन सा बनने है। हमने देखा देखिए तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ बनेगा विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज कैसे निकालते हैं हम, उसे निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। एस माइनस ए ये हम लिख देता हूं आपको, अंडर रूट एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। और एस क्या होता है, आप जो एस है, एस कैसे निकालते हैं, तो हम इन सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। जो हम एस निकालेंगे तो एस कैसे निकालेंगे, इन सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, 5 7 और 10, 5 7 12 और 10 22, ये आया 22 और 22 को भाग देंगे हम 2 से और बच्चा हमारे पास ये बचेगा, यहाँ आया 11। अब 11 आ गया, ठीक है, एस आ गया हमारा 11। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहें, अब हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को पूरा हल ना करें, हमारा एस आ गया 11, 11 क्या है देखिए, 11 क्या है देखिए, यहाँ मल्टीपल हो रहा है सभी संख्याओं में, तो हमारा क्वेश्चन में जो आंसर होगा उसमें हमारा 11 छुपा हुआ होगा, जो 11 होगा वो हमारा 11 छुपा हुआ होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 11 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें 11 दिख रहा है 66, इसमें हमें 11 दिख रहा है, 11 से ये जा रहा है 66, इनके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन को हमें हल करना भी नहीं है, लेकिन ये सब करने के लिए आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आपको बेसिक तरीका आएगा तब आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन को आप देखते ही बना सकते हो, आपको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 11 यही बनने है। अब कुछ कहेंगे सर थोड़ा समझा दो, तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आपको ये वैल्यू रखना है रूट 11। अब देखिए पहला क्या है, ए है, यहाँ ए, अब 11 में से 5 जाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 6 गुणा, अब देखिए 11 में से 7 जाएंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 4 गुणा, और 11 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए यहाँ क्या है 4 है और ये किसका स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 से जो 4 है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा, ये आपका बचेगा देखिए 11 बच रहा है और ये 6 बच रहा है और 1 बच रहा है, तो इनकी गुणा कर दो, 11 छंग 66, 66 एकम 66, यानी 66 इसके अंदर हो जाएगा, इनकी 2 रूट बट 66, यानी कि 2 रूट 66 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देख रहे हैं और आप अपने एग्जाम तक हमारे साथ रुके रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाता हूँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से, न कि आपको वैसे तरीके से मैथ सिखाता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा इसका। आप देखिए आप मेरे साथ लगातार 1 महीने बने रहो, 1 महीने के बाद आप मॉक टेस्ट देके देखना, आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना लोगे, बस आपको लगातार बने रहना होगा इसके लिए। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।